Good morning, students. All you know that our chapter Poverty as a Challenge is going on. In this chapter, we later discuss about different economic groups, different groups who are suffering from poverty, especially scheduled tribes, scheduled caste, and we can say who are the poorest of poor, women, children, old age person who are poorest in the poor. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट रेट डिसपैरिटीज़। देखिए ऐसा है, इंटरेस्ट रेट डिसपैरिटीज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पावर्टी लेवल पाया जाता है। ओब्वियस है, हर स्टेट में एक ही पावर्टी लेवल नहीं पाया जाता। जिस तरीके से एजुकेशन लेवल एक नहीं है, उसी तरीके से पावर्टी लेवल भी एक नहीं है। पावर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ और डायमेंशन। द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट सेम एवरी स्टेट। हर स्टेट का जो एक रेशियो है पुअर का वो इक्वल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसे एजुकेशन अफेक्ट करता है, ह्यूमन रिसोर्स अफेक्ट करता है। ऑल द स्टेट लेवल पावर्टी हैज़ विटनेस अ सेकुलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अर्ली 70s। देखो क्या है कि जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, ठीक है, उस टाइम पे जो लेवल था पावर्टी का, उससे अब तक की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो एक डिक्लाइन आया, यानी कि एक गिरावट आई है, किसमें, पावर्टी में गिरावट आई है। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पावर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेट ने अपने आप को कितना डेवलप किया। इफ़ यू टॉक अबाउट केरला, तो केरला क्या है, केरला इज़ नंबर 1 इन एजुकेशन फील्ड, और उसने सबसे ज़्यादा अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया। तो ओब्वियस है कि जब उसने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया तो वहाँ पे जो पावर्टी का ग्राफ है वो डिक्लाइन हुआ होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पंजाब एंड हरियाणा की, तो पंजाब एंड हरियाणा ने क्या किया है, अपने आप को एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूव किया है। और जब एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूव किया है, दैट मीन्स उन्होंने HYV शीट्स को यूज़ किया, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ किया, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक उन्होंने क्या किया है, पावर्टी लेवल को रिड्यूस किया है। सो वी कैन से दैट पावर्टी इज वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। Recent estimates show while the all India HCR was 21.9% in 2011 and 12, states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all India poverty level। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, आसाम की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की और उड़ीसा की, तो ये क्या है, अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल। एज द ग्राफ 3.2 शो, देखिए बिहार एंड उड़ीसा दो स्टेट ऐसे हैं जिनमें अभी भी क्या है, पावर्टी रेशियो, टू पुअरेस्ट स्टेट है और इनका पावर्टी रेशियो क्या है, 33.7 और 37.6% रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर हम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर स्टेट की बात करें तो दो स्टेट का नाम हमारे दिमाग में आता है, कौन कौन से, बिहार एंड उड़ीसा। अलॉन्ग विथ रूरल पावर्टी, अर्बन पावर्टी इज़ ऑल्सो हाई इन उड़ीसा। रूरल पावर्टी के साथ साथ अर्बन पावर्टी भी उड़ीसा में काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश, बिहार एंड, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश भी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर रूरल के साथ साथ अर्बन पावर्टी एरिया, अर्बन पावर्टी रेशियो भी काफ़ी हद तक ऊपर है। इन कंपैरिजन 3 हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पावर्टी। अगर हम इनका कंपैरिजन और से करें, जैसे कि केरला, मैंने आपको बताया था, केरला हो गया, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सेस इन रिड्यूसिंग पावर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एजुकेशन, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। पंजाब और हरियाणा की जहाँ हम बात करते हैं, तो पंजाब और हरियाणा ने, मैंने भी आपको बताया था कि अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के थ्रू या अपने एग्रीकल्चर इंक्रीज़ के थ्रू उन्होंने पावर्टी को बहुत हद तक कंट्रोल में किया है। वहीं अगर हम केरला की बात करते हैं तो केरला ने किस पे फोकस किया है, केरला हैज़ फोकस मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसने अपनी एजुकेशन को बढ़ाया है और एजुकेशन के बढ़ाने के साथ साथ उसने ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से जो पावर्टी लेवल है वो कहीं ना कहीं आके कम हुआ है। इफ़ यू टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, लैंड रिफॉर्म मीजर्स हैव हेल्प इन रिड्यूसिंग पावर्टी। किसने हेल्प किया, लैंड रिफॉर्मिंग मीजर्स ने। इफ़ यू टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अभी आप आगे पढ़ेंगे, जो हमारी राशन शॉप्स होती हैं जहाँ पे कम रेट्स में कंपैरिजन टू मार्केट रेट क्या दिया जाता है, जो पुअर है उनको राशन अवेलेबल किया जाता है। तो ये सारी जो एक पॉलिसीज़ है उनके थ्रू भी क्या है, तमिलनाडु हो गया आपका और आंध्र प्रदेश हो गया होगा, इन स्टेट्स ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और फूड ग्रेन सिस्टम चलाया है, जिसकी वजह से
क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है और पॉवर्टी लेवल कम हुआ है। अब जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट डिस्पैरिटीज़ है उसी तरीके से ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियोज भी होता है, यानी कि जैसे भी हमने बात की ना कि हर स्टेट में एक जैसी पॉवर्टी नहीं होती है, वेरी करती है स्टेट टू स्टेट पे कि कौन सा स्टेट अपने आप को कितना डेवलप करता है, किस सेक्टर में डेवलप करता है। उसी तरीके से ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो भी होता है, यानी कि हर कंट्री में जो पॉवर्टी है वो एक लेवल पे नहीं होती है, हर इस कंट्री का पॉवर्टी लेवल डिफरेंट होता है। कैसे देखिए, द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी defined by the World Bank as living on less than $1.25 per day has fallen from 43% in 1990s to 22% in 2008। देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो डेवलप हो रही हैं वो किस में रह रही हैं, एक इकोनॉमिक पॉवर्टी में रह रही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने एक जो फिक्स किया है $1.25 पर डे, उससे नीचे जो भी कंट्रीज़ आती हैं वो इकोनॉमिकली पॉवर्टी कंडीशन के अंडर आती हैं। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं सर्वे के अकॉर्डिंग 1992 में 22% हुआ, 43% हुआ और 2008 में 22% आया। क्या जो हमारा फॉलन है, जो हमारी पॉवर्टी है, ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, लेकिन इसके बावजूद भी जो ग्लोबल पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। इट इज़ मार्क विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस, ये किसकी वजह से हुई है, जो एक रीजनल डिफरेंसेस हुई हैं उनकी वजह से हुई है। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। चाइना जैसी अदर जो कंट्रीज़ हैं इनमें किसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने मैंने आपको पहले भी बताया था, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका जो फोकस होता है वो किस पे होता है, अपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे होता है, अपना ह्यूमन रिसोर्स पे होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक इकोनॉमिक स्टेटस है वो रैपिडली ग्रो करता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस करने में सक्सेस होते हैं। इट इज Poverty declined substantially in China and Southeast Asian country as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development. Number of poor in China, देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, जब चाइना ने अपना ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया है, तो जो नंबर ऑफ पुअर है चाइना में वो सडनली उनका फॉलन डाउन हुआ है। तो 85% 1981 में हुआ है और 14% 2008 में हुआ है और 6% 2011 में हुआ। ओब्वियस है, जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जब हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे, ओब्वियस है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। और जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिडली बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो पॉवर्टी एक लेवल है, पॉवर्टी लाइन है, वो सडनली क्या होगा, डिक्लाइन होगा। और सेम चीज़ कहाँ हैपन हुई, सेम चीज़ हैपन इन चाइना इन 2011, in 2008 and 1981. If we talk about other countries like South Asia, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh and Bhutan are included, the decline has not been as rapid. जो ये सारी कंट्रीज हैं, चाहे आप इंडिया लगा लीजिए, चाहे आप भूटान लगा लीजिए, चाहे आप म्यांमार लगा लीजिए, इनमें जो पॉवर्टी लाइन है वो सडनली रैपिडली डिक्लाइन नहीं हुई, मतलब तेज़ी से नीचे नहीं आई। Despite decline in the percentage of the poor, the number of poor has declined. अगर हम परसेंटेज और नंबरिंग में बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ पुअर है वो तो कम हुए हैं, मार्जिनली फ्रॉम 61%, कितना 61% इन 1981, 36% इन 2008, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन। किसकी वजह से, क्योंकि सभी ने अपनी पॉवर्टी लाइन की अलग अलग डेफिनेशन दी है। पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉवर्टी की बात करें तो ये ज़्यादा है, कितना, जो हमारा नेशनल एस्टीमेट है उससे कहीं ज़्यादा हमारा पॉवर्टी लेवल है। इन सब सहारन अफ्रीकन पॉवर्टी इन फैक्ट रोज़, अगर हम सब सहारन अफ्रीका की बात करते हैं तो पॉवर्टी बढ़ी है 51% 1981 में एंड 47% 2008 में। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी रिमेन, जो लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ की बात की गई है। पहले चाइना की बात की,
ठीक है। चाइना में क्या है, क्योंकि उन्होंने अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया है तो वहाँ पे पॉवर्टी लाइन रेपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, रेपिडली फॉलन डाउन आया है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ पॉवर्टी कम नहीं हुई है। अब हम बात कर रहे हैं सब सहारन अफ्रीका की, जहाँ पे 51% 1981 में हुआ है, 47% 2008 में हुआ है। फिर हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका की, तो जो रेशियो है पॉवर्टी का वो सेम रहा है, रिमेन द सेम। इट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 11% इन 1981, कितना कम हुआ है, 11% हुआ है 1981 में, 6.4% हुआ है 2008 में। अगर हम ये ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ से हमें सारा कुछ पता चल जाएगा। ये जो ग्राफ बना हुआ है आपका, ये ग्राफ आपको शो करेगा कि कितनी पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। ओके, पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier। जो पहले नहीं थी रशिया जैसी कंट्री में, वहाँ दोबारा से क्या हुआ, पॉवर्टी आई। टेबल 3.2 शो द proportion of people living under poverty in different countries as defined by the international poverty line मीन्स बिलो। बार बार वही चीज़ आ रही है कि जो भी एक इंटरनेशनल पॉवर्टी ग्राफ शो किया है, देखिए ये भी आप ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ में भी आपको बताया गया है कि 2011 में कैसा था, 5 में 81 से लेकर 2011 तक का इसमें दिया है, जिसमें सारी कंट्रीज जो मैंने आपको पढ़ाई है, चाइना हो गया, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक हो गया, लैटिन अमेरिका एंड कार्बियन हो गया, साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका। तो इसमें आपको पूरा ग्राफ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं दूसरा वाला ग्राफ भी कि इसमें सब सहारन अफ्रीका के बारे में दिया हुआ है, साउथ एशिया के बारे में दिया हुआ है, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक के बारे में दिया हुआ है, चाइना के बारे में दिया है कि अलग अलग जो एयर हैं उनमें जो रेशियो है पॉवर्टी का वो कैसा रहा है। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे आपको कि जो इंटरनेशनल मीज़र है $1 से लेस देन से जितनी भी कंट्रीज़ पर डे अर्न करती हैं वो सारी किस में आती हैं, हमारी पॉवर्टी लाइन के अंडर आती हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे दो चीज़ों को डिस्कस किया। एक तो हमने डिस्कस किया पॉवर्टी इन इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ और एक ग्लोबल सिनेरियोज कि स्टेट के अंदर डिफरेंट स्टेट में कैसे वेरी करती है पॉवर्टी, और डिफरेंट कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में किस तरीके का इफेक्ट आता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होती है तो क्या होता है, जो पॉवर्टी रेट है वो रैपिडली डिक्लाइन होती है, यानी कि ख़त्म होती है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है दैट मीन्स जो पॉवर्टी लाइन है वो स्लोली ख़त्म होती है, या रिमेन रह सकती है, या रैपिडली इंक्रीज भी हो सकती है। अब देखिए हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration। देखिए बहुत सारे causes थे ऐसे जिसकी वजह से इंडिया में हम पॉवर्टी के causes को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक फर्स्ट जो मेन causes है वो क्या है, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंडर जो एक स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी कहीं ना कहीं रीज़न बनी किसकी, पॉवर्टी का। The policies of the colonial government renewed traditional handicraft and discouraged development of industries like textiles। आपने 8th में भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरा का पूरा जो हमारा एक टेक्सटाइल बिजनेस था, जो एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल बिजनेस था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो हमारा काम था उसको पूरी तरीके से रिन्यूड कर दिया। किस तरीके कॉटन की जगह पे सिंथेटिक आने लगा, सिल्क की जगह पे सिंथेटिक सिल्क आने लगा, और किस तरीके से पूरा का पूरा जो मार्केट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी उसी पॉलिसी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट की पॉलिसी ने रिन्यूड कर दिया ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को और डिस्करेज किया जो हमारा डेवलपमेंट था इंडस्ट्री का, लाइक टेक्सटाइल। द लो रेट ऑफ ग्रोथ प्रेसिडेड अंटिल द 1980s। क्या हुआ, जो लो रेट था एक ग्रोथ इकोनॉमिकली जो ग्रोथ रेट था वो कहीं ना कहीं लो हो गया 19th और 18th सेंचुरीज में। दिस रिजल्ट इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। देखिए जो हमारी कंट्री है वो एक टेक्सटाइल कंट्री हुआ करती थी, अगर उसको पूरी तरीके से रिन्यूड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, जो जॉब का क्राइटेरिया थी, जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी और जो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से किस चीज़ की सिचुएशन क्रिएट हुई, पॉवर्टी की सिचुएशन क्रिएट हुई।
This was accompanied by a high growth rate of population. The two combined to make the growth rate of per capita income very low. एक तो जो पॉपुलेशन थी वो सडनली इंक्रीज हुई और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो सोर्स ऑफ इनकम थी, वो कहीं ना कहीं कम हो गई. तो एक ये जो कॉम्बिनेशन बना हाई, मैंने देखिए आपको पहले भी बताया है, जो हमारी पॉवर्टी है इट्स टोटली डिपेंड ऑन इनकम एंड कंज्यूमशन लेवल. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, जो इनकम है वो कम हो गई और जो कंज्यूमशन है वो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी की सिचुएशन क्रिएट हो गई. ठीक है. द फेलियर ऑफ बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, प्रिपिचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. तो इसने किसको बना, एक तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, दूसरा हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको नहीं लेके आ पाए. तो इसने क्या किया, एक पॉवर्टी का सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर दिया. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर सोर्स ऑफ अर्निंग कम है और कंज्यूमशन लेवल ज़्यादा है तो इट्स क्रिएटेड अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इट्स क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी. और यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है. With the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in agriculture sector. जैसे जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, बहुत सारे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डेवलप्ड हुआ, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है. तो सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, चंडीगढ़ और हरियाणा का एग्जाम्पल बताया था कि ये दो स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे केरला ने तो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस किया, लेकिन इंडिया जो हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो इसने किस पे अपना फोकस दिया, अपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इसने फोकस किया. और ये क्या बना, एक सक्सेसफुल रहा अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस करने में. तो जैसे जैसे इरिगेशन स्प्रेड हुई और ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में. बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. लेकिन इसका इफेक्ट इंडिया के कुछ ही पार्ट्स में रहा. द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब. जो इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो पब्लिक रही हो प्राइवेट रही हो, उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना शुरू किया. बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर. लेकिन जो जॉब सीकर्स थे, जॉब सीकर्स होते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, जितने भी जॉब सीकर्स थे उनको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, यानी हर किसी को वो जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाए. क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ एक जो ड्रॉबैक था वो ये था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती गई. तो अब क्या हुआ, सोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड हो गए, लेकिन जॉब सीकर्स की जो नंबरिंग थी वो रोज अप हो गई, वो बढ़ गई. अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब इन सिटीज़, मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग. देखिए, जब मैंने आपको किस में बताया था, ये मैंने आपको पीपल एज ए रिसोर्स में बताया था कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट, उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो कहीं ना कहीं लो है. क्यों? क्योंकि अगर उनको प्रॉपर वर्क नहीं मिल पाता तो लोग वो वर्क भी करते हैं जहाँ पे उनका इनकम लेवल लो होता है, लेकिन वो एज अ वर्किंग काउंट होते हैं. यहाँ पे भी यही हुआ, जब लोगों को उनका सूटेबल एक प्रॉपर जॉब नहीं मिला तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, सिटीज़ में जॉब करना शुरू किया. जैसे उन्होंने रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट एक्सेट्रा, इन सारे वर्क्स को करना शुरू किया. विथ इरेगुलर स्मॉल इनकम दिस पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग. They started living in a slums on the outskirts of cities and problems of poverty. Largely a rural phenomenon also become the feature of the urban sector. अब देखिए क्या हुआ, जब ये अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाए, लो इनकम का हुआ, तो जिस हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से हमारी इनकम होती है उसी हिसाब से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होता है. जब ये अपने इनकम से अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर पाए, अपनी फैमिलीज़ को फेड अप नहीं कर पाए, तो उसी हिसाब से इनका एक लिविंग स्टैंडर्ड्स बना, लोगों ने स्लम्स में रहना शुरू कर दिया. और जो रूरल एरियाज़ है वो जब एक माइग्रेंट हुआ अर्बन एरियाज़ की तरफ से, तो इस तरह के जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट हुई, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा क्रिएट हुई, जो एक कॉजेज़ बना किसका, पॉवर्टी का. यानी कि अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को लेते हैं तो इस पूरा पैराग्राफ ये शो करता है कि लो जॉब facility opportunity or low income is also a main causes of poverty. Another feature of high poverty rate has been the huge income inequalities. Obvious है कि जिसका जैसा वर्क होता है उसकी वैसी इनकम होती है और ये कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटीज़ में काउंट होता है.
वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया कि इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और एग्रीकल्चर कंट्री में क्या है, जो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लैंड का और अदर रिसोर्सेज का। ये भी एक कॉज बना है किसका, किसी के पास बहुत ज़्यादा खेती है, किसी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और मोस्टली जो पीपल हैं वो इंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जिनके पास लैंड नहीं है वो किस में काउंट होंगे, हमारे पुअर पीपल में काउंट होंगे। दैट मीन्स कि वो पॉवर्टी क्राइटेरिया में आएंगे। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज वी नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मीनिंगफुल मैनर। बहुत सारी पॉलिसी होने के बाद भी हम लोग ये जो मेजर प्रॉब्लम थी पॉवर्टी को, हमारी जो गवर्नमेंट थी वो उसको अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर पाई। मेजर पॉलिसी इंसेंटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स विच एम्ड एज redistribution of assets in rural areas have not been implemented poverty and effectively by most of the state governments। देखिए क्या हुआ था, जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया तो उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ था, क्योंकि पहले जब ब्रिटिश के अंडर में था तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जो लोग उनको फॉलो करते थे उनको ज़्यादा लैंड दी हुई थी, और जो लोग उनको फॉलो नहीं करते थे उनको लैंडलेस कर दिया था। तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये जो पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट की, इसने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया बहुत सारी स्टेट्स में, और इसका रिजल्ट ये रहा कि पॉवर्टी की जो सिचुएशन है वो लगातार बढ़ती चली गई। सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैव बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो लैक ऑफ लैंड रिसोर्स भी क्या बना, एक कॉजेज बना किसका, पॉवर्टी का। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर। अगर इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक प्रॉपर वे से लेके चला जाता, तो क्या होता है, ये बहुत सारी जो पुअर पीपल है उनकी लाइफ पे बहुत इफेक्ट डाल सकता था। देखिए जो रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया था, अगर वो प्रॉपर तरीके से क्या होता, इम्प्लीमेंट होता, तो क्या होता, जो ग्राफ है रूरल एरियाज़ का, जो ग्राफ है रूरल पीपल का, वो कहीं ना कहीं क्या होता, नीचे आता। यानी कि हम कह सकते हैं कि चीज़ें तो बनी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और जब इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो इंडिया में क्या हुआ, सेम जो पॉवर्टी की सिचुएशन थी वो क्रिएट हुई। मैनी अदर सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर आर ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। जो सोशियो कल्चर है, जैसे जो डावरी सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है, डावरी सिस्टम में क्या होता है कि आपने अपनी डॉटर की मैरिज की और उसमें आपको कुछ मनी देना है, ठीक है, तो जो कैपेबल है वो दे पाएगा, और जो कैपेबल नहीं है वो कहीं ना कहीं से बोरो करेगा, और वो कहीं ना कहीं डेब्ट ट्रैप में जाएगा, और डेब्ट ट्रैप में जाने की वजह से उसके सामने जो सिचुएशन आएगी वो किसकी सिचुएशन आएगी, पॉवर्टी की सिचुएशन आएगी। मैनी अदर सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो are responsible for poverty. In order to fulfill social obligations and observe religion ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. Small farmers need money to buy agricultural inputs like seeds, fertilizer, pesticide, etc. Since poor people hardly have any saving, they borrow, unable to repay. Because of poverty, they become victim of indebtedness. So the high level of indebtedness in both the causes and effect of poverty। देखिए क्या होता है, जो सोशियो कल्चर होते हैं उसको भी हमें पूरा करना है, जैसे मैंने अभी आपको डावरी सिस्टम के बारे में बताया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं फार्मर्स की, तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स बोरो क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको उससे टूल्स लेने होते हैं, मशीनरीज लेनी होती है, और जब वो उसको रीपे नहीं कर पाते हैं, अपनी सेविंग्स को नहीं कर पाते, तो मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं वो एक डेब्ट ट्रैप में चले जाते हैं, और डेब्ट ट्रैप में जाने के बाद वो किस में क्या कॉज बनता है, डेब्ट ट्रैप में जाने के बाद कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इज दैट क्लियर? अब क्या है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज़ आई जिन्हें एंटी पॉवर्टी मीजर कहा गया, जिसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया किसको, पॉवर्टी को कम करने में, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, रिमूव करने में। एंटी पॉवर्टी मीजर, removal of poverty has been one of the major objective of Indian development strategy. The current anti-poverty strategy of the government is based broadly on two planks: promotion of economic growth and targeted anti-poverty program. जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई उसके दो ही एम थे, क्या, किसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए और
एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स को लेके आया जाए जिससे पावर्टी पे कंट्रोल किया जा सके और अपनी कंट्री को डेवलप किया जा सके। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years lasting up to the early 80s, there were a little per capita income growth and not much reduction in poverty। अगर हम बात करते हैं 30 साल पहले की, अर्ली 18s की, तो क्या था, बहुत कम पर कैपिटा इनकम थी, ठीक है, बहुत कम इनकम ग्रोथ थी और जो पावर्टी को रिड्यूस नहीं कर पा रही थी। ऑफिशियल पावर्टी एस्टिमेटेड विच वर अबाउट 45% इन अर्ली 1950s। अगर हम एक ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करें तो 1950s में कितना परसेंट था, 45% था, और सेम अर्ली 80s में भी रहा। सिंस द 80s इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन जब हम 80s की बात करते हैं तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कहीं हुआ तो कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। याद रखिएगा 1980s में सडनली क्या हुआ, इंडिया वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री बनी जहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिडली फास्टेस्ट रहा वर्ल्ड में। द ग्रोथ रेट जम्प फ्रॉम एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% a year in the 1970s to about 6% in 1980s and 1990s। 70s में जो जंप किया एवरेज ग्रोथ रेट वो कितना था, 3.5%, और 80s और 90s में कितना हुआ, 6%। द हायर ग्रोथ रेट हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पावर्टी। और जो ग्रोथ रेट जैसे ही बढ़ा उसने किस चीज़ में मदद की, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारा हाई होगा तो ऑब्वियस है कि जो पावर्टी होगी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी, लेकिन स्लो होगा तो कहीं ना कहीं पावर्टी क्रिएट होगी। अब सडनली जब यहाँ पे 1980s में 1970s में एक जंप मारा इकोनॉमिक ग्रोथ ने, तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं पावर्टी रिडक्ट हुई है। Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction। इसी से ये प्रूव हुआ कि there is a strong link between economic growth and poverty reduction। If the country's economic growth is going on, that poverty is going down। If our economic growth going down, that means our poverty level is going up। There is a strong link between economic growth and poverty, we can say that। Economic growth widens opportunity and provides the resource needed to invest in human development। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है जो प्रोवाइड कराती है रिसोर्सेज को जिनकी ज़रूरत होती है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट में उसको इन्वेस्ट करें। दिस ऑल्सो इनकरेज पीपल, ये लोगों को भी इनकरेज करती है टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड टू स्कूल इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। मैंने आपको पीपल एज रिसोर्स में भी बताया था कि जो पीपल हैं वो एसेट कैसे बनते हैं अपनी कंट्री को, जब वो एक एजुकेशन लेवल को अचीव करते हैं, जब वो एक हाइजीनिक लेवल को अचीव करते हैं, तो वी कैन से दे आर नॉट अ लाइबिलिटी इन आवर कंट्री, इन आवर सोसाइटी, इवन दैट दे आर द एसेट्स ऑफ आवर कंट्री एंड आवर सोसाइटी। However, the poor may not be able to take direct advantages from the opportunity created by economic growth। Moreover, growth in the agriculture sector is much below expectations। This has a direct bearing on poverty as a large number of poor people live in village and are dependent on agriculture। अगर हम इन सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें तो जो पुअर पीपल हैं उनको डायरेक्टली इसका बेनिफिट नहीं मिलता, स्पेशली जो बंदे एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेट करते हैं, जो डिपेंडेंट हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, उनको ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो पाता है। इन दीज सर्कमटेंसेज देयर इज़ अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम। इन सर्कमटेंसेज में हमें क्या चाहिए कि हम क्या करें, एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स को बनाएं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 2005, इसमें 100 डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट है एवरी हाउस होल्ड को टू इंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। यानी कि यहाँ पे आपको 100 डेज का वेजेस प्रोग्राम दिया जाता है, और अगर इसमें गवर्नमेंट कहीं फेल होती है तो वो आपको क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। ठीक है, स्पेशली टारगेट किया गया है SC ST और वीमेन एम्पावरमेंट को।
इसके बाद आता है आपका PMRY यानी कि प्राइम मिनिस्ट्री रोजगार योजना। ये अनदर स्कीम है जो स्टार्ट हुई है 1993 में। इसका एम क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ये क्रिएट करे, जो एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ है रूरल एरियाज़ में और स्मॉल टाउन्स में। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री, जैसे कि आपका वो हो गया डेयरी हो गया, या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हो गई, या आपका हैंडलूम हो गया। इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को क्या करती है, ये सेटअप करती है। कहाँ पे सेटअप करती है, जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे इनको सेटअप करती है। इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट हमारा पावर्टी प्रोग्राम है, वो क्या है हमारा, देखिए इस रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम REGP वॉज लॉन्च इन 1995। इसका एम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, कहाँ पर, रूरल एरियाज़ में और स्मॉल टाउन्स में। इनका जो टारगेट है वो है 25 लाख न्यू जॉब्स को सेटअप करना अंडर द 10th 5 ईयर प्लान। किसके अंडर, 10th 5 ईयर प्लान के। इसके बाद आती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये कब लॉन्च हुई, 1999 में। कब लॉन्च हुई, देखिए इनके जो ईयर हैं कि लॉन्चिंग ईयर है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके आते हैं। द प्रोग्राम एम एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबाउट द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। मतलब कि इनका जो एम होता है वो गवर्नमेंट, जो पुअर पीपल्स की जो फैमिली होती है उनको मदद करना होता है। किसके थ्रू, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके थ्रू, बैंक्स के थ्रू, ये इनको क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, ये कब लॉन्च हुई, 2000 में। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस टू गिव स्टेट और बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। कहाँ कहाँ, प्राइमरी, कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अनदर इम्प्रूवमेंट स्कीम इज अनोदय अन्न योजना, अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये जो है ये किससे रिलेट कर रही है, हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेट करती है। ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा इसका। अब देखिए क्या हुआ, द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। जो रिजल्ट आया इन प्रोग्राम्स का वो मिक्स्ड आया, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत सारी पॉलिसीज़ को लॉन्च करती है, लेकिन लोगों तक वो पॉलिसी पहुंचती है या नहीं है, ये उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, सबसे जो मेन कॉज होता है वो यही होता है कि जो भी, इसीलिए इसके मिक्स रिजल्ट आते हैं। कहीं पे ये पॉलिसीज़ का बेनिफिट लोगों को डायरेक्टली मिलता है, कहीं पे मिल ही नहीं पाता है। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। मतलब कि पॉलिसीज़ तो हमने निकाली, पॉलिसीज़ हमने बहुत सारी चीज़ें की, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम भी बनाया, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हुए या नहीं, लोगों को उनका पूरी तरीके से बेनिफिट मिला या नहीं, उसका जो रिजल्ट होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, प्रॉपर तरीके से टारगेट होता है, दैट मीन्स कि रिजल्ट इज़ गुड। इफ़ देर इज़ नॉट प्रॉपरली टारगेटेड एंड नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, दैट मीन्स रिजल्ट इज़ इन नेगेटिव। जैसे कि अभी आपका, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर बिल है, अगर एग्रीकल्चर बिल प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होता है दैन रिजल्ट विल बी गुड। इफ़ दे आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, दैट मीन्स रिजल्ट विल नॉट बी गुड। इसीलिए आप देख सकते हैं कि किसान जो है सड़कों पे आ चुके हैं, फार्मर्स जो हैं सड़कों पे आ चुके हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ है जो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। आप देखिए द चैलेंजेस अहेड में क्या है, poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenge. Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. बहुत सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन फिर भी जो इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो क्या है, पावर्टी है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो पावर्टी का लेवल है वो अलग अलग है। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप आर मोर वर्नेबल टू पावर्टी। जैसे हमने बात की थी शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, वीमेंस क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो लेवल है वो है। Poverty reduction is accepted to make better progress in the next 10 to 15 years. This would be possible mainly due to the higher, मतलब अगर हम इस पूरे उसका लगाएं कि जो जॉब सिक्योरिटी अगर वो पूरी तरीके से मिलने लगे लोगों को, तो
क्या है, कहीं ना कहीं हम पावर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास एक बिग चैलेंजेस है, पर हम इस चैलेंजेस को भी पूरा कर सकते हैं अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर पूरी तरीके से क्या हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए। रिडक्शन ऑफ पावर्टी इज़ ऑल्सो चेंज, रिडक्शन इज पावर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। आने वाली जो टाइम है हम क्या कर पाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर पाएंगे कि हर बंदे को जॉब मिले, वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाए। और जो इंटरनेशनल बैंक ने एक वो किया है, क्राइटेरिया फिक्सअप किया है $1, उससे अब भी हमारी जो पर डे है वो हो, उससे बिलो ना जाए, और कहीं ना कहीं हम अपनी पावर्टी को रिडक्शन करने में सक्सेसफुल रहें। थैंक यू वेरी मच। आपका ये जो चैप्टर है पावर्टी एज अ चैलेंज, ये आपका यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे थ्रू द कमेंट पूछ सकते हैं, मुझसे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।